अगर मैं आपसे कहूँ कि सिनर्स एक वैम्पायर फिल्म नहीं है तो, और अगर मैं कहूँ कि ये फिल्म पाप के बारे में भी नहीं है, अजीब लगता है ना। रायन कुगलर की सिनर्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको खून, वॉयलेंस और हॉरर दिखाकर अंदर बुलाती है और फिर आपको आइडेंटिटी, फैमिली और कम्युनिटी पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें समाज पहले ही दोषी ठहरा चुका है और फिर उनसे उम्मीद करता है कि वो अच्छे इंसान बने। आज के इस वीडियो में मैं पूरी फिल्म नहीं सुनाऊंगा, बल्कि हम इसमें समझेंगे फिल्म का नाम सिनर्स क्यों है, वैम्पायर्स असल में क्या दर्शाते हैं, स्मोक, स्टैक और सैमी कौन हैं, सिंबॉलिकली पोस्ट क्रेडिट सीन का हिडन मीनिंग क्या है और ये फिल्म आज के वक्त के लिए क्यों बनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। जब हम 1930s मिसिसिपी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सेग्रीगेशन, रेसिज्म, पॉवर्टी, वायलेंस। लेकिन रायन कुगलर एक सवाल पूछते हैं, क्या उस दौर में लोग कभी खुश नहीं होते थे? सिनर्स उसी जवाब से शुरू होती है। ये फिल्म हमें एक ऐसी ब्लैक कम्युनिटी दिखाती है जो काम करती है, लड़ती है, टूटती है, लेकिन साथ भी रहती है। यहाँ लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, जी भी रहे हैं। ज्यूक जॉइंट, शराब, हंसी, म्यूज़िक, ये सब रिबेलियन है एक ऐसी दुनिया के खिलाफ जो उन्हें इंसान मानने से भी इनकार करती है। यहाँ स्मोक और स्टैक ट्विंस तो हैं, लेकिन एक जैसे नहीं हैं। स्टैक चार्मिंग, स्मूथ टॉकर, स्कीमर है। वो लोगों को कन्विंस करना जानता है, वो जानता है दुनिया कैसे चलती है। वहीं स्मोक क्वाइट, वॉयलेंट, इमोशनली ब्रोकन है। वो खुद को सोल्जर मानता है। स्मोक खुद को फादर मानता है, लेकिन बेटी की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। वो अपने लिए एक बात मानता है कि अगर मैं किसी को प्यार करूं तो मैं उसको खो दूंगा, इसलिए वो खुद को सज़ा देता है। खैर, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि फिल्म का नाम सिनर्स क्यों है। आखिर कौन पापी है? क्या शराब पीने वाले? क्या नाचने वाले? क्या ब्लूज़ गाने वाले? सैमी का फादर प्रीचर है, उसके लिए ब्लूज़ शैतान का म्यूज़िक है। लेकिन फिल्म क्या दिखाती है? ब्लूज़ लोगों को जोड़ता है, ब्लूज़ दर्द को आवाज़ देता है, ब्लूज़ इतिहास को ज़िंदा रखता है। फिल्म साफ कहती है, पाप वो नहीं है जो तुम कर रहे हो, पाप वो है जो दुनिया ने तय कर दिया है। अगर सिनर्स की कोई आत्मा है, वो है सैमी। तो इसलिए इन लोगों को समाज का हिस्सा ना मानने वाले लोग असल में यहाँ सिनर्स का रोल अदा करते हैं। अगर सिनर्स की कोई आत्मा है तो वो है सैमी। वो पास्ट से जुड़ा है, म्यूज़िक से जुड़ा है, फ्यूचर से जुड़ा है। उसका म्यूज़िक एंसेस्टर्स को बुलाता है, आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। यही वजह है कि ह्यूमंस भी उसे चाहते हैं, वैम्पायर्स भी उसे चाहते हैं। सैमी क्रॉस रोड्स पर खड़ा है, सेफ लाइफ या ट्रू लाइफ, और वो चुनता है अपनी आइडेंटिटी। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ देखने लायक है, वैम्पायर्स फिल्म की शुरुआत में नहीं आते हैं, वो मिडल में आते हैं। मतलब असली स्ट्रगल पहले से मौजूद था। वैम्पायर्स सिर्फ प्रेशर बढ़ाते हैं। रैमिक कोई कार्टून विलन नहीं है, वो भी परिवार, कम्युनिटी, अपनापन चाहता है। वो कहता है, मेरे साथ आओ, हम मिलकर क्लैंसमैन को ख़त्म कर सकते हैं। ये टेम्पटेशन है। वैम्पायर बनने का मतलब क्या था? ये तुम्हें ताकत देता, इमॉर्टल बनाता, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी की मौत हो जाती। यहाँ इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, सब एक जैसे बन जाते हैं। फिल्म कहती है, अगर ज़िंदा रहने के लिए तुम्हें खुद मरना पड़े तो वो ज़िंदगी नहीं है। यही रीज़न है कि स्मोक स्टैक को नहीं मार पाता। मैरी और स्टैक यादें रिटेन करते हैं, क्योंकि प्यार पूरी तरह नहीं मरता। चलिए अब बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। सालों बाद सैमी फेमस है। स्टैक और मैरी उसे फॉलो करते रहे हैं। वो रात याद आती है। स्टैक कहता है, वो आखिरी रात थी जब मैंने अपने भाई और सूरज को देखा। ये लाइन पूरी फिल्म को रीडिफाइन कर देती है। वो रात खून से भरी थी, दर्द से भरी थी, लेकिन ज़िंदगी से भी भरी थी। सिनर्स कहती है, हर इंसान फ्लॉड है, हर कम्युनिटी मैसी है, लेकिन चॉइस होना ज़रूरी है। यहाँ सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी की आइडेंटिटी छीन लेना, और सबसे बड़ा डर अकेले पड़ जाना। चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ थीम्स और मेटाफर्स के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिनर की मेन थीम वैम्पायर नहीं है, ना ही पाप है, बल्कि फ्रीडम है।
रायन कुगलर की सिनर्स उन फिल्मों में से एक है जो सरफेस पर एक जॉनर मूवी लगती है, लेकिन असल में वो जॉनर को इस्तेमाल करती है एक बहुत गहरी सच्चाई कहने के लिए। ये फिल्म पूछती है, कौन आज़ाद है, कौन आज़ाद होने का नाटक कर रहा है और किस कीमत पर आज़ादी मिलती है। मॉडर्न सिनेमा में दरअसल एक ट्रेंड है, ओपनिंग शॉट ही पूरी फिल्म की थीसिस होता है। क्यों? क्योंकि इमेज इमीडिएटली एक्सप्लेन नहीं होती, मीनिंग धीरे धीरे अर्न होता है और एंड में वही इमेज वापस आती है। और जैसा सेथ रोगन ने कहा, एवरीबडी लव्स अ बुकएंड। तो सिनर्स की ओपनिंग शॉट क्या है? आसमान, बस आसमान, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन कुगलर चाहते हैं कि आप इसे याद रखें। करीब 10 मिनट बाद स्मोक और स्टैक की बातचीत आती है। स्टैक कहता है, लुक एट द स्काई, दैट्स अ माइटी फाइन डे टू बी फ्री, एंट इट। यही वो पल है जहां इमेज को मीनिंग मिलती है। स्काई इक्वल्स टू फ्रीडम। अब हर बार जब आप स्काई देखेंगे आप फ्रीडम के बारे में सोचेंगे। ये फिल्म मेकिंग 101 है। ये टेक्निक नई बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिटीजन केन को याद कीजिए, जिसमें ओपनिंग में रोजबर्ड है, एंडिंग में स्लेड है, मिडल में चाइल्डहुड सीन है। यहाँ स्लेड इक्वल्स टू चाइल्डहुड है और रोजबर्ड इक्वल्स टू लॉस्ट इनोसेंस। सिनर्स भी वही कर रही है। स्काई फ्यूचर है, स्काई पॉसिबिलिटी है, स्काई वो जिंदगी है जो अभी मिली नहीं है। चलिए अब उस सीन को समझते हैं जहाँ प्रीचर बॉय पूछता है, शिकागो कैसा है? सुना है वहाँ जिम क्रो नहीं है। यहाँ जिम क्रो इक्वल्स टू लीगल रेसिज्म, सेग्रीगेशन इक्वल्स टू लॉ। स्टैक और स्मोक जवाब देते हैं, शिकागो और मिसिसिपी सेम है, बस बिल्डिंग्स ऊंची हैं। और फिर लाइन आती है, वी डील विद द डेविल वी नो। यहाँ रेसिज्म को डेविल कहा गया है। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है कि रेमिक को लिटरल डेविल कहा जाता है। वो टेम्पटेशन देता है, वो प्रोमिसेस करता है। रेमिक इक्वल्स टू रेसिज्म पर्सोनिफाइड। वो कहता है, मेरे साथ आओ, ताकत मिलेगी, इमोर्टैलिटी मिलेगी। जैसे रेसिज्म हमेशा कहता है, अपनी जगह पर रहो, सेफ रहोगे। जब नाइट आती है और वैम्पायर्स हमला करते हैं, वो सिर्फ हॉरर नहीं है, वो अमेरिकन हिस्ट्री का मेटाफोर है। ब्लैक जॉय पर हमला, ब्लैक स्पेसिस पर हमला, ब्लैक आर्ट पर हमला। यही वजह है कि म्यूजिकल सीक्वेंस टाइम ट्रांसेंड करता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एंड में रेमिक मर चुका है। अब क्या? सुबह होती है और स्मोक का सामना होता है हॉगवुड से, जो कू क्लक्स क्लैन का मेंबर है। अगर ये फाइट रेमिक जैसी लगती है तो इसलिए क्योंकि ये एक मेटाफोर था, दूसरी रियलिटी। ऐसा लगता है जैसे कुगलर हमसे कहना चाह रहे हों कि अगर तुम्हें मेटाफोर समझ नहीं आया तो ये लो इसका लिटरल वर्जन। स्मोक का जीतना इक्वल्स टू सिविल राइट्स मूवमेंट। स्मोक रास्ता साफ करता है, सैमी जाता है शिकागो। अब वो जहाँ चाहे जा सकता है, जैसा चाहे जी सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मैल्कम एक्स की काउंटलेस एक्टिविटीज़ ने अगली जनरेशन के लिए किया। अब टाइटल समझ आता है। सिनर्स का मतलब चर्च वाला सिन नहीं, मॉरल प्योरिटी नहीं, बल्कि वो लोग जो बराबरी चाहते थे, वो लोग जो सपने देखते थे, वो लोग जो आज़ादी चाहते थे। एक टाइम में इक्वालिटी चाहना इलीगल था और मॉरल ऑर्डर के हिसाब से सिन भी। फिल्म की सबसे डेंजरस लेयर है वैम्पायर्स इक्वल्स टू कल्चरल एक्सप्लॉयटर्स। ब्लैक कल्चर, म्यूज़िक, फैशन, लैंग्वेज, सिनेमा। लेकिन इसके प्रॉफिट्स किसके? कॉरपोरेशंस के। रेमिक कहता है, लेट मी टेक योर ब्लड, यानी लेट मी टेक योर कल्चर। बदले में तुम्हें मिलेगा फेम, इमॉर्टैलिटी, पैसा, लेकिन तुम्हारी सोल चली जाएगी। फ्रूटवेल स्टेशन, क्रीड, ब्लैक पैंथर जैसी फिल्मों से कुगलर ने सिस्टम में एंटर किया और ब्लैक कल्चर लेकर सक्सेस पाया। लेकिन सवाल यही है, किस कीमत पर? ज्यूक जॉइंट इक्वल्स टू फॉर अस बाय अस। रेमिक का आना इक्वल्स टू इंडस्ट्री का आना। स्टैक और मैरी स्टाइलिश, इमॉर्टल, रिच हैं। सैमी ओल्ड, सिंपल, ऑथेंटिक है। हॉलीवुड इमॉर्टैलिटी वर्सेस रियल फ्रीडम। इसी से एक चीज़ याद आती है, क्या आप जानते हैं सिनर्स के लिए एक रियल कहानी जिम्मेदार थी?
दरअसल 1930s के मिसिसिपी में एक ब्लैक यंग लड़का था जिसका नाम था रॉबर्ट जॉनसन। कहानी कहती है कि वो एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा हुआ था और उसने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी थी, सिर्फ इस वजह से कि वो ब्लूज़ प्ले करना चाहता था। 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई और लोग आज तक मानते हैं कि शैतान उसे वापस लेने आया था। रायन कुगलर की फिल्म सिनर्स सीधे इस कहानी को नहीं उठाती, लेकिन वो उसी सवाल को ज़िंदा कर देती है, क्या आर्ट शैतान की चीज़ है या वो वही चीज़ है जिससे हम जिंदा रहते हैं। खैर, क्रिश्चियन बिलीफ के हिसाब से ब्लूज़ इक्वल्स टू डेविल्स म्यूज़िक, लेकिन कुगलर इस आइडिया को उल्टा कर देते हैं। सिनर्स में ब्लूज़ होली है, राइचस है, हीलिंग है। अगर हम गा सकते हैं तो शायद हम दर्द से कुछ देर के लिए आज़ाद हो सकते हैं। अगर हम अपने मरे हुए पूर्वजों की कहानियाँ सुना सकते हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं ज़िंदा रहते हैं। कुगलर ने फिल्म को 65 mm IMAX जैसे फॉर्मेट्स में शूट किया। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक साउथ को छोटा नहीं, विशाल दिखाना चाहते थे। ये एक लव लेटर है सदर्न ब्लैक पीपल के लिए और एक वार्निंग भी उन लोगों के लिए जो कुक आउट क्रैश करना चाहते हैं। माइकल बी जॉर्डन, ट्विन ब्रदर्स, स्मोक स्टैक, उनका पास्ट, अब्यूजिव फादर को मारना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ना, शिकागो मॉब्स को लूटना और फिर वो मिसिसिपी लौटते हैं एक जूक जॉइंट खोलने। क्यों? क्योंकि मनी इज़ पावर, ब्लैक ओन बिजनेस इक्वल्स टू फ्रीडम का सपना। वहीं सैमी शेयर क्रॉपर है, फंसा हुआ है, जो कॉटन फील्ड्स चर्च के बीच फंसा हुआ है। दोनों ही वाइट ऑपरेशन के सिस्टम्स हैं। उसके फादर प्रीचर जेराडाया कहते हैं ब्लूज़ शैतान का म्यूज़िक है, लेकिन सैमी जानता है ब्लूज़ ही उसका रास्ता है। वो कहता है बस एक रात। कुछ लोग कहते हैं इस फिल्म का फर्स्ट आवर स्लो है। वो दरअसल इसे गलत समझते हैं। ये प्लानिंग फेज़ है, जैसे हाइस्ट मूवी में होता है। हर कैरेक्टर अपना सेल्वेशन ढूंढ रहा है, अपना सिन, अपनी फ्रीडम, सब एक जगह जा रहे हैं, द जूक जॉइंट। सैमी यहाँ पहली बार गाता है। उसकी आवाज़, उसकी स्टील गिटार वेल को चीर देती है। वेस्ट अफ्रीकन ग्रायट, फ्यूचर इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट, चाइनीज़ एंसेस्टर्स, मॉडर्न ब्लैक डांसर्स, ये सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, ये है ब्लैक हिस्ट्री, ब्लैक सर्वाइवल, ब्लैक जॉय। यहीं रैमिक आता है। वो कहता है आई वॉन्ट योर सॉन्ग्स, आई वॉन्ट योर स्टोरीज। वेम्पायर लॉर यहाँ मेटाफर है। वाइट इंडस्ट्री ब्लैक म्यूज़िक लेती है, वो ब्लैक सोल को सक करना चाहती है, इसका क्रेडिट खुद अपने पास रखकर। रैमिक कहता है हम सब फैमिली बन सकते हैं, लेकिन सवाल पावर किसके पास होगी, क्रेडिट किसको मिलेगा। ट्रू कम्युनिटी इम्पॉसिबल है जब तक सिस्टम अनइक्वल है। मैरी वाइट पासिंग केयरलेस डेंजर है। ग्रेस सर्वाइवल चुनती है, कम्युनिटी नहीं। दोनों के फैसले ब्लैक लोगों की मौत बनते हैं। फिल्म का सबसे पेनफुल हिस्सा परलाइन फिल्म का सबसे पेनफुल हिस्सा है परलाइन का मरना, एनी का मरना। एनी जो एक हीलर, नरेटर, प्रोटेक्टर थी, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ये पेट्रियार्की का सवाल उठाता है, क्यों ब्लैक वुमेन हमेशा सेक्रीफाइस बनती हैं। इधर स्टैक कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इमोर्टैलिटी चुनता है। स्मोक इसके आगे झुकता नहीं है, वो मरना चुनता है। दोनों फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन रास्ते अलग हैं। आखिरी सीन में रैमिक के साथ जब प्रेयर्स काम नहीं करती तो सैमी गिटार उठाता है, रैमिक को मारता है। म्यूज़िक ही उसका सल्वेशन बनता है। ओल्ड सैमी कहता है सबसे अच्छा दिन वही था, जूक बनने से पहले का दिन। फ्रीडम परमानेंट नहीं थी, लेकिन रियल थी। दरअसल सिनर्स कहती है फ्रीडम कांस्टेंट स्ट्रगल है, आर्ट वेपन है, कम्युनिटी सेक्रेड है, और कभी कभी सबसे ज़्यादा आज़ादी सिर्फ एक दिन के लिए मिलती है। फिल्म के आखिरी सीन में सैमी ड्राइव करता है स्काई की तरफ, फ्रीडम की तरफ। 60 साल बाद वो वही कर रहा है जो वो करना चाहता था। सिनर इज़ नॉट अबाउट मॉन्स्टर्स, इट्स अबाउट द प्राइस ऑफ फ्रीडम। सिनर्स हमें ये नहीं बताती कि कौन अच्छा है या बुरा, ये पूछती है तुम खुद को कौन मानते हो।